मामा टीवी। लक्ष्मणपुर नाम के गांव में लीला करके बूढ़ी औरत तरबूज बेचकर जी रही थी। लीला अपने पोता मिथुन के साथ उस गांव में रहती थी, क्योंकि मिथुन के माँ बाप कुछ साल पहले ही एक एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं। इसीलिए मिथुन का देखभाल करने के लिए लीला तरबूज बेचकर उसका ख्याल रखती थी। तरबूज ले लो भाई, तरबूज ठंडा ठंडा ताजा ताजा तरबूज। एक दिन तरबूज बेचते बेचते लीला बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। डॉक्टर जी घर आकर मिथुन से ऐसे बोले, बेटा मिथुन, तुम्हारी दादी को दिल का दौरा पड़ गया है। उनकी दिल की बीमारी को दूर करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए कम से कम 5 लाख की ज़रूरत होगी। तब तक ये दवाई खरीदो और दादी को देना। अरे मिथुन, तुम मेरी चिंता मत करो। मेरी अभी भगवान के पास चले जाने की वक्त आ गया है। तुम जाकर पढ़ाई करो। ऐसी बातें मत करो दादी, मैं कुछ न कुछ करके पैसे कमाऊंगा, तुम्हारा इलाज भी करवाऊंगा। तुम आराम करो बस। ऐसा बोलकर मिथुन तरबूज से तरह तरह के बस, बाइक और जीप का खिलौना बनाकर बेचने लगा। तरबूज के खिलौने ले लो, तरबूज के, चाहिए तो खा लो, नहीं तो खेलो। मजेदार तरबूज के खिलौने। उसे देखकर सभी बच्चे और बड़े मिथुन के यहाँ तरबूज के खिलौने खरीदने लगे। तभी एक बूढ़ा आदमी आकर मिथुन से ऐसा बोला, अरे बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे एक तरबूज दोगे? जी जरूर, ये लीजिए, खाइए। आप मेरे दादा जैसे हैं, लेकिन मेरी दादी बहुत बीमार है। उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। तभी वह बूढ़ा आदमी एक स्वामी जी की तरह बदल जाते हैं और ऐसा बोलते हैं, बेटा मिथुन, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन किसी भी चीज को बड़ा विशाल बनाने का एक मंत्र बता सकता हूँ। ऐसा स्वामी जी मिथुन के कान में मंत्र बोलकर अदृश्य हो जाते हैं। अगले दिन जब मिथुन मार्केट में था, कुछ गुंडे चोर बाइक्स पे आकर उसे तंग करने लगे, चाकू दिखाकर धमकियां देने लगे। सभी लोग गुंडों को देखकर भाग जाते हैं। क्यों रे, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुम्हें? हमें देखकर भागा ही नहीं। जो कुछ भी पैसा तुम्हारे पास है वो दे दो, नहीं तो ये चाकू सीधा सीने के अंदर घुसा देंगे। छोड़ दो, ये पैसे मेरे दादी के इलाज के लिए हैं, मैं नहीं दूंगा। ऐसा बोलते ही गुंडे पैसे लेकर मिथुन को धक्का मारकर बाइक्स पे चले गए। तभी मिथुन एक तरबूज का बाइक को नीचे रखा और स्वामी जी का मंत्र पढ़ा। तभी वह खिलौना एक विशाल जायंट तरबूज के बाइक में बदल जाती है। तुरंत उस बाइक पे जाकर मिथुन उन गुंडों का पीछा करता है। कुछ दूर जाते ही गुंडों को बाइक्स को अपने विशाल तरबूज के बाइक से टकरा देता है और सभी गुंडे नीचे गिर जाते हैं और मिथुन उनको पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस मिथुन की बहादुरी देखकर 5 लाख की इनाम भी देती है। मिथुन बहुत खुश हो जाता है और उन पैसों से अपने दादी का ऑपरेशन भी करवा लेता है। तब से अपने विशाल तरबूज के बाइक के साथ आराम से जीने लगा। नारियल का व्यापारी बना करोड़पति। विजयदुर्ग नाम के गांव में गोपी करके एक आदमी था। वह अनपढ़ था और बहुत ही नादान था। वह अपने पत्नी शीला और बेटा रोशन के साथ गांव के बाहर एक छोटा सा झोपड़ी में रहता था। वह बुद्धू होने के कारण कोई भी उसे काम पे नहीं रखते थे। एक दिन वह मार्केट में एक नारियल का व्यापारी किशन के पास जाता है। किशन भाई साहब, मेरा नाम गोपी है और मैं इसी गांव का हूँ। आपके पास कुछ काम है क्या? गोपी भाई, तुम्हें मैं जानता हूँ, लेकिन इतनी नादानियत भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुमको एक साइकिल और कुछ नारियल देता हूँ। तुम नारियल पानी बेचकर
जो भी पैसा आएगा हम बांट लेंगे। ऐसा गोपी साइकिल पे नारियल लेकर गली गली घूमकर पानी बेचने लगता है। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी, ताजा ताजा नारियल का मीठा मीठा नारियल पानी। लेकिन कोई भी उसके यहाँ नारियल नहीं खरीदता है। एक दिन एक गरीब औरत भागते हुए गोपी के पास आई और ऐसी बोली, भाई साहब, मेरे पति बहुत बीमार हैं। मैंने दवाई तो खरीद ली है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि नारियल पानी पीने के लिए, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं है मेरे पास। आप ही कुछ करो ना। अरे अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, ये सारे नारियल लेके जाओ, तुम्हारा पति ठीक हो जाएंगे, पैसे बाद में देखेंगे। जब ये बात गोपी ने किशन को बताया, वह डांटता है, गोपी, तुम ऐसा करेगा तो धंधा कैसे करेंगे? मैं और एक मौका दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। ऐसा बोलकर किशन फिर से कुछ नारियल देता है। उस दिन गांव में एक आदमी गोपी को बुलाता है और नारियल काटने के लिए बोलता है। एक एक करके वह आदमी सारा नारियल को पीकर ऐसा बोलता है, ठीक है गोपी भाई साहब, नारियल तो बहुत अच्छे हैं। मैं तुम्हें एक नारियल के लिए 100 रुपए दूंगा। मेरा एक काम कर दोगे क्या? क्या है भाई साहब? मैं एक पैकेट देता हूँ और एक एड्रेस बोलता हूँ। क्या तुम जाकर ये पैकेट उसको दे दोगे? जरूर भाई साहब। ऐसा गोपी उसको लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन जब गोपी उस एड्रेस पे पहुंचा, वहां पर पुलिस थी और उस आदमी को गिरफ्तार कर रही थी। तभी गोपी ये सब देखकर सीधा घर आ जाता है। जब उसने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे हीरे और सोने का बिस्किट था। भागता हुआ गोपी उस आदमी के पास गया जिसने पैकेट दिया, लेकिन वहां पर भी पुलिस थी और उसको भी गिरफ्तार कर रहे थे। तब गोपी को समझ में आ गया कि ये सब स्मगलिंग करते हुए चोर हैं। तभी गोपी ने सारे हीरे और सोना बेचकर एक अच्छा सा मकान, गाड़ियां खरीद लेता है और कुछ पैसे उसका मालिक किशन को भी देता है। फिर गोपी ने एक बड़ा नारियल का कारोबार खोलता है और करोड़पति बन जाता है। जादुई मछली का पेड़। जोधपुर के गांव में बिपिन अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था। तभी उसका दोस्त वेंकट दौड़ता हुआ वहां पर आया और चिल्लाने लगा, अरे यार बिपिन, तुम्हारे घर को बैंक वाले जब्त करने के लिए आए हैं। तुम्हारे पापा ने कुछ कर्जा लिया, लेकिन उसको समय पर चुकाया नहीं, इसीलिए बैंक वाले कुछ गुंडों के साथ आकर घर का सारा सामान बाहर फेंक रहे हैं। जल्दी आओ, चलो चलो। अरे यार, ये तो मेरे पापा मुझे भी नहीं बोला, चलो चलो जल्दी चलो। जब बिपिन और वेंकट वहां पर पहुंचा, बैंक ऑफिसर सामान को बाहर फेंक दिया। जब बिपिन उनको रोका तो बैंक ऑफिसर ने ऐसा बोला, क्यों रे, अभी शर्मिंदा हो रही है क्या? जब कर्जा लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा ना, पेड़ के जितना हुआ है। लेकिन अपने बूढ़े बाप का कर्जा नहीं चुका सकते क्या? सर, आप मुझे 1 महीने की मोहलत दीजिए, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। ऐसा बोलते ही बैंक वाले चले गए। बिपिन अपने पापा से बात कर रहा होता है, तभी एक कौवा आकर एक खत को बिपिन के सामने फेंक कर चली जाती है। अरे, ये तो मेरे दादाजी का खत है, उनको गुजर के बहुत साल हो गए। इस पे कुछ लिखा है पिताजी। घने जंगल के अंदर एक नदी पार करके जाओ तो तुम्हें एक जादुई मछली का पेड़ मिलेगा। पिताजी, ये देखो, उसका नक्शा भी है यहाँ पर। चलो यार वेंकट, तुम मेरे साथ चलो, हम वहां जाएंगे और उस जादुई मछली के पेट से मछली निकालकर पैसे कमाएंगे। पागल तो नहीं हुआ? पेड़ में से मछली और ये खत में जो लिखा है, तुम उसे विश्वास कर रहे हो? क्या करूं यार वेंकट, मेरे पास अभी तरकीब कुछ नहीं है, चलो मेरे साथ। ऐसा दोनों दोस्त घने जंगल में चले जाते हैं। नदी पार करने के बाद उनको एक बड़ा विशाल सांप नजर आती है।
तभी सांप ने पूछा, आप दोनों हट्टे कट्टे हो, बोलो आप में से कौन मेरा भोजन बनेगा? मैं अभी बुढ़ा हो चुका हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। तभी वेंकट ने बोला, अरे यार, मैं तेरे साथ आकर किधर फंस गया रे? तुरंत विपिन ने बोला, साहब जी, मुझे बस एक जादुई मछली का पेड़ की तलाश है। एक बार वो मिल जाए, मैं आकर आपका भोजन बनूंगा। बस अभी के लिए हमको छोड़ दो। इंसान बहुत धोखेबाज होते हैं, मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं? साहब जी, आप एक काम कीजिए, वेंकट को वह पेड़ दिखा दीजिए। मैं आपका भोजन अभी बन जाऊंगा, आप मुझे खा सकते हैं। सभी लोग मेरे बात सुनकर ही भाग जाते हैं, लेकिन एक तुम ही हो जो यहाँ पर है। लगता है तुम बड़े ईमानदार आदमी हो। वो देखो, जादुई मछली का पेड़, जितना भी मछली चाहिए लेके जाओ। सांप ऐसा बोलते ही वहां पर एक जादू पेड़ मछलियों से भरा हुआ प्रत्यक्ष हो जाता है और सांप गायब हो जाती है। तभी विपिन और वेंकट सारे मछलियों को लेकर बाजार में बेच देते हैं। ऐसा ही एक महीने के अंदर विपिन बैंक का सारा कर्जा भी चुका देता है और अपने बुजुर्गों का घर को बचा लेता है।